जैसे ही जतिन की निगाह सिद्धार्थ पर पड़ी तो वो ध्यान से सोचते हुए अपने आप से बोला, इस लड़के को कहीं तो देखा है, लेकिन उसे इतना सही से याद नहीं आ रहा था। और फिर वो यही सब सोचकर उससे मिलने के लिए उठा। लेकिन रणवीर प्रताप को लगा कि शायद जतिन उसे डांटने जा रहा है, तो उसने जतिन को बिठाते हुए कहा, रहने दीजिए भाई साहब, रणधीर के कॉलेज का दोस्त है, इसने बुला लिया है, नाहक में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कहते हुए उसने जतिन के कंधे को दबा दिया। हालांकि जतिन का इरादा सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार से बेइज्जत करना नहीं था। उसे बस ये कंफर्म करना जरूरी था कि आखिर उसने उसे देखा कहाँ है, और ये बात उसको याद नहीं आ रही थी। इधर सिद्धार्थ होटल मिडनाइट में बैठा हुआ मजे से खा रहा था, उधर उसे ढूंढने निकली देवयानी का चेहरा भय के साथ भरा हुआ था। वो अपने सामने रखे कवच को देखते हुए अधीरता के साथ टहल रही थी और कुलगुरु के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे इतनी अधीरता के साथ टहलते हुए देखकर शक्ति मौली उससे बोला, क्या हुआ देवयानी, इतना अधीर क्यों हो रही हो? आपको मेरे अधीर होने का तात्पर्य मालूम है युवराज, देवयानी ने टहलते हुए ही कहा। अधीर होने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है देवयानी, उसका हल निकालना पड़ता है, शक्ति मौली दार्शनिक होते हुए बोला। मेरी अधीरता जिस समस्या से जुड़ी हुई है उसका हल आपके पास पहले से ही है युवराज, बस आप उस हल को अनदेखा कर रहे हैं। देवयानी का इशारा साफ था कि अगर युवराज शक्ति मौली बिना शर्तों के अपना समर्थन दें तो राज्य रक्षक को ढूंढना आसान हो सकता है, और शक्ति मौली ये बात समझ भी गया था। उसने देवयानी से कहा, देवयानी, अब इस ग्रह पर रहने वाले प्राणियों का जीवन मुझसे जुड़ा हुआ है। जैसे तुम्हें इंद्रनगर की चिंता है, वैसे मुझे भी वहां की और अपने परिवार की चिंता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस ग्रह की भी चिंता है। शक्ति मौली का इशारा एकदम साफ था कि वो बिना शर्तों को पूरा किए हुए देवयानी को वहां से कदापि निकलने नहीं देगा, और बिना अपने ऊर्जा स्रोत के देवयानी की हालत किसी अन्य ग्रह पर रहने वाले उस आम प्राणी की तरह थी जो कि सिर्फ बोल और सुन सकता है, उसके सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। इधर पृथ्वी पर खाने का लुत्फ उठाते हुए सिद्धार्थ की ओर वही आदमी आया जिसने सिद्धार्थ को यहाँ तक पहुंचाया था, और वो एक वेटर के कपड़े में था। सिद्धार्थ के पास आकर वो एकदम से सामने खड़ा हो गया और विनम्रता पूर्वक उसके सामने झुककर पूछा, पीने में क्या लाऊं सर? सिद्धार्थ ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि ये वही आदमी था। वैसे आमतौर पर वो वाइन, विस्की, इन सबसे परहेज करता था, लेकिन आज पता नहीं वो किस मूड में था कि उस वेटर को वाइन का ऑर्डर देते हुए बोला, जो सबसे महंगी वाइन हो इस होटल में वही लेकर आओ। और फिर रुककर बोला, किसी को ये मत बताना कि मैं अमन सर को जानता हूं। उसकी बात सुनकर वो वेटर मुस्कुराया और बोला, ठीक है सर। इतना कहकर वो सिद्धार्थ के लिए वाइन लेने चला गया। जतिन सिद्धार्थ के पास उठकर जाना तो चाहता था, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, और उसका स्टेटस उसे गवाही नहीं दे रहा था कि वो सामने से जाकर सिद्धार्थ को अप्रोच करे। लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश कर रहा था। रणधीर और उसके पापा रणवीर प्रताप वहीं बैठे हुए फिजूल की बातों पर हंस रहे थे, और जतिन को भी उनकी बातों में जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा था, क्योंकि उसका दिल मस्त बैठकर खाने का मजा लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ अटका हुआ था। उसका दिमाग बार बार इंडिकेट कर रहा था कि हो ना हो इस लड़के से उसकी जरूर किसी खास जगह पर मुलाकात हुई थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ के सबसे महंगी वाइन मांगने पर उस वेटर ने होटल की सबसे महंगी वाइन का कलेक्शन निकाला और लेकर उसकी ओर चल दिया। वहां आए हुए सारे गेस्ट उस वेटर को वो वाइन ले जाते हुए देख रहे थे। सबको यही अनुमान था कि हो ना हो ये वाइन जरूर जतिन ने ऑर्डर की है। जब रणधीर की नजर उस कलेक्शन पर पड़ी तो वो भी भौचक्का रह गया और धीरे से अपनी तरफ आते हुए वेटर की ओर इशारा करते हुए अपने पिता के कान में बोला, इतनी महंगी वाइन क्यों मंगाई है आपने? उसके इतना कहने पर जब उसके पिता रणवीर प्रताप पलटे तो वो भी हैरान रह गए कि वेटर ये सब लेकर उनकी तरफ क्यों चला आ रहा है। उसके हाथ में सलीके से रखी हुई वाइन की बोतलें और गिलास को देखकर उनका भी मन थोड़ा सा घबराया कि पार्टी का आधा बजट तो इसी में घुस जाएगा। उसके माथे पर वहां के वातानुकूलित वातावरण में पसीने की बूंदें छलक गई। तब तक वो वेटर उनके पास आ चुका था। जतिन रणवीर प्रताप की तरफ मुंह किए हुए बैठा था तो उसे वेटर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। रणवीर प्रताप ने जतिन के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया
कि शायद वेटर ये वाइन का ट्री उसकी टेबल पर रखेगा। लेकिन ये क्या, उस वेटर ने उनकी तरफ तो देखा ही नहीं और उन्हें पार करते हुए आगे चला गया। ये सोचकर रणवीर प्रताप की जान में जान आई और वो अपने मन में बड़बड़ाया, चलो अच्छा हुआ, लगता है किसी गेस्ट ने खुद से ऑर्डर करके मंगाया है, इसका बिल मेरे ऊपर नहीं फटने वाला। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत देर तक बरकरार नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वो वेटर जहां जाने वाला था उसे देखकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें नहीं आने वाली थी, बल्कि पसीने की बरसात होने वाली थी। और वही हुआ भी। जैसे ही उस वेटर ने सिद्धार्थ की टेबल पर वाइन की बोतल और गिलास रखकर उसमें उड़ेलना शुरू किया, रणवीर प्रताप के माथे से पसीना बह निकला और वो रणधीर की ओर गुस्से से देखता हुआ फुसफुसाया, इतनी महंगी वाइन का पैसा तुम्हारा बाप तो बिल्कुल भी नहीं भरने वाला। किस जंगली को बुला लिया है जो पहले ऐसे खा रहा था और अब शहर के सबसे प्रीमियम होटल का प्रीमियम कलेक्शन पीने जा रहा है। अपने बाप से लताड़ पड़ने के बाद रणधीर वहां से उठकर सिद्धार्थ की टेबल के पास पहुंचा। तब तक वेटर वाइन उड़ेल कर खड़ा हो चुका था। वहां पहुंचने के बाद रणधीर सिद्धार्थ के कानों में झुककर फुसफुसाया, एक बोतल की कीमत 90,000 रुपए है। साले जंगली, दोनों की कीमत जोड़ ले और फिर सोच कि तेरी किडनी भी बेचूंगा तो नहीं दे पाएगा इसका दाम। गिलास उठाकर वाइन पीने जा रहा सिद्धार्थ इतने पैसे सुनकर रुक गया और ग्लास नीचे रख दिया। उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट उसकी तरफ ही देख रहे थे। वो ये देखकर थोड़ा सा सक पका गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए वेटर की तरफ देखते हुए बोला, ऐसी कितनी बोतलें हैं आपके पास? वेटर से बात करते वक्त उसने अपने पास खड़े रणधीर को ऐसे इग्नोर कर दिया था मानो वो वहां मौजूद ही ना हो। सर, इन दोनों के अलावा एक और है बस, वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो अमन के कहे अनुसार सिद्धार्थ की खिदमत किए जा रहा था। बस 3 बोतल? इतने बड़े होटल में सिर्फ 3 बोतल शराब? ये तो बेइज्जती जैसी बात हुई भाई। कहते हुए उसने वेटर को आंख मारी और फिर रणधीर की ओर देखते हुए बोला, यहाँ सिर्फ 3 बोतल शराब है और इतने पैसे वाले इसे खरीद भी नहीं पा रहे हैं। जैसे ही सिद्धार्थ ने इतनी बात बोली, रणधीर के कलेजे पर वो तंज छुरी की तरह लग गया और वो फिर से उसके कान में फुसफुसाया, सीन मत क्रिएट कर, यहाँ मेरे बहुत से प्रीमियम गेस्ट भी आए हुए हैं, सब तेरी तरह जंगली नहीं है, समझा कुछ? रणधीर के इतना कहने पर सिद्धार्थ समझ गया कि रणधीर को उसकी बात मिर्ची की तरह लग गई है। उसने अपने वाइन के गिलास को उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, रणधीर ने गिलास पकड़ लिया और बोला, इस वेटर से पहले बोल कि इसका पैसा तू भरेगा, फिर जैसा मन हो वैसा कर, नहीं दे पाएगा तो ये लोग तेरे से कैसे भी करके वसूल लेंगे। रणधीर के इतना कहने पर सिद्धार्थ ने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, इसका बिल मेरी टेबल पर अलग भेज देना। वो आज रणधीर को परेशान करने के पूरे मूड में आया था। ठीक है सर, और कुछ लेंगे आप? वेटर ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, नहीं, आप जा सकते हैं। सिद्धार्थ का उत्तर पाने के बाद वो वेटर वहां से चला गया और उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने रणधीर की ओर देखते हुए कहा, आप खुश है भाई, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय कर। सिद्धार्थ का ऐसा बर्ताव देखकर रणधीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन वहां के माहौल को देखकर वो उसके साथ कुछ कर नहीं सकता था। ऊपर से सिद्धार्थ ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी थी कि उसे लग रहा था कि उसकी ओर देखने वाला हर शख्स उसका मजाक उड़ा रहा है। वो वहां से हटकर आकर अपने टेबल पर बैठ गया और फिर रणवीर प्रताप की ओर देखते हुए बोला, इसके पैसे वो खुद देगा, ऐसा कहा है उसने। उसकी आवाज में सिद्धार्थ के प्रति नफरत सुनाई दे रही थी। इतने पैसे हैं उसके पास? रणवीर प्रताप ने शंका जाहिर करते हुए पूछा। नहीं होंगे तो हमें क्या, होटल वाले झाड़ू पोछा करवाएंगे। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, अगर कोई दिक्कत हुई तो तुम्ही को अपनी बाइक बेचनी पड़ेगी, याद रखना। कहते हुए उसने रणधीर को लताड़ लगाई और फिर जतिन की ओर देखते हुए बोला, आपके लिए कुछ पीने को मंगाऊं सर? सिद्धार्थ के द्वारा इतनी महंगी वाइन मंगाए जाने पर वो खुद को छोटा समझ रहा था और उसे एक शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। नहीं, मैं वाइन सिर्फ रात में खाना खाने के बाद पीता हूँ, कहकर जतिन ने मना कर दिया। रणधीर अपने टेबल पर बैठा सिद्धार्थ को गटगट वाइन गटकता हुआ देख रहा था। तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठी टिया पर पड़ी, जो कि सिद्धार्थ को मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। यह देखकर रणधीर के शरीर के सारे रोए सुलग गए और वो टिया के सामने चुटकी बजाकर बोला, जाकर वहीं बैठ जाओ, अगर इतना ठीक लग रहा हो तुम्हें।
उसके इतना कहने पर ख्यालों में खोई टिया संभल कर बैठ गई और दूसरी तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ ने 2 ग्लास वाइन पीने के बाद वेटर को बुलाया और वही वेटर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके आने के बाद सिद्धार्थ उससे बोला, एक एक्स्ट्रा गिलास और एक कटोरी लेकर आओ। सिद्धार्थ का आदेश पाकर वो ये दोनों चीजें लेने चला गया और फिर थोड़ी ही देर में लाकर दोनों चीजें उसके सामने रख दी। सिद्धार्थ ने थोड़ी सी वाइन कटोरी में डाली और अपने पैरों के नीचे बैठे गुल्लू की ओर सरका दी और वो भी सुडुप सुडुप करके पीने लगा और मंगाए गए एक्स्ट्रा ग्लास में उसने वाइन डालकर उस वेटर को ऑफर कर दी। जतिन के साथ बैठे अन्य लोग भी सिद्धार्थ का ये तमाशा देख रहे थे और उनमें से एक ने अपना अहम दिखाते हुए कहा, कोई अभी थोड़ी देर पहले गलत नहीं कह रहा था कि होटल मिडनाइट का स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिरता जा रहा है। होटल मैनेजमेंट ऐसे लोगों को अंदर आने कैसे देता है जिन्हें न कपड़े पहनने की तमीज है और नहीं ठीक से बैठकर खाना खाने की। पेट अलाउड नहीं है, फिर भी जंगली बिल्ली लेकर आ गया है। अगर किसी को वो चोट पहुंचा दे तो कौन जिम्मेदार होगा। वो अपनी धुन में बड़बड़ाए जा रहा था। काफी देर से सिद्धार्थ के बारे में सोच रहे जतिन को अचानक से याद आ गया कि उसने सिद्धार्थ को कहाँ देखा है और उसने अपने आप से मन में कहा, ये तो वही लड़का है जो उस दिन गेट पर मिला था और खुद रिया माथुर और अमन नायक उसे लेने आए थे। ये कहकर वो उत्साहित होकर उठा, लेकिन तब तक उसके कानों में पड़ी एक आवाज ने वहां सबको सन्नाटे में डाल दिया था। अगर आपको यहाँ के मैनेजमेंट से इतनी दिक्कत है तो आप किसी और होटल में जा सकते हैं। होटल आपको 100% रिफंड दे देगा। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक साथ उस आवाज की तरफ देखा और पाया कि वहां खड़ा एक व्यक्ति गुस्से से रणवीर प्रताप की ओर देखे जा रहा था। आखिर किसने दी थी रणवीर प्रताप को धमकी और क्या खुल जाने वाला था सिद्धार्थ का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।